विचिटा, कांसास, 1970s। एक शहर जहां लोग सोचते थे कि क्राइम सिर्फ न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में होता है, लेकिन इसी शहर में एक किलर घूम रहा था जो दिन में एक नॉर्मल फैमिली मैन, चर्च लीडर और एक पिता था, लेकिन उसकी दूसरी आइडेंटिटी भी थी, BTK, बाइंड, टॉर्चर, किल। 1974 से 1991 तक उसने 10 लोगों की जान ली, फिर 13 साल तक गायब रहा और 2004 में 15 जनवरी 1974 विचिटा में ओटेरो फैमिली अपनी नॉर्मल मॉर्निंग स्टार्ट कर रही थी। जोसेफ और जूली ओटेरो अपने 5 बच्चों के साथ घर पर थे। उस सुबह एक आदमी ने बाहर से फोन की लाइंस काट दी और खुद मास्क पहनकर घर में घुस गया। उसने बोला कि वो एक भागा हुआ क्रिमिनल है और सिर्फ गाड़ी और कुछ पैसे लेकर चला जाएगा। उसने जोसेफ और जूली को बांध दिया। फिर उनके 9 साल के बेटे जोसेफ जूनियर को बांधकर प्लास्टिक बैग से सफोकेट करके मार दिया। उनकी 11 साल की बेटी जोसेफीन बेसमेंट में हैंग मिली। पुलिस जब क्राइम सीन पर पहुंची तो उनके पास बहुत से सवाल थे। किलर कौन था, उसका मोटिव क्या था, और सबसे इम्पोर्टेंट, ओटेरो फैमिली को ही क्यों टारगेट किया गया। इन्वेस्टिगेटर्स को उस वक्त कोई क्लियर आंसर नहीं मिला। किलर ने अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ी, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को अभी ये नहीं पता था कि किलर खुद उनके पास वापस आने वाला है। कुछ महीने बाद विचिटा पब्लिक लाइब्रेरी में एक बुक के अंदर एक लेटर मिला। लेटर पुलिस और मीडिया के लिए था और उसमें ऐसी डिटेल्स थी जो सिर्फ एक कातिल को ही पता हो सकती थी। मतलब एक बात क्लियर थी, ओटेरो फैमिली को मारने वाला आदमी अब पुलिस से डायरेक्टली बात कर रहा था और उस लेटर के साथ उसने अपनी एक आइडेंटिटी भी दी, BTK, बाइंड, टॉर्चर, किल। BTK ये नाम उसने रैंडमली चूज नहीं किया था, ये उसका सिग्नेचर था। रीडर अपने साथ एक हेड किट लेके जाता था जिसमें कॉर्ड्स, लूप, हैंडकफ्स, टेप्स होते थे। वो अपने विक्टिम्स को पहले कंट्रोल में लेता, फिर बांधता और फिर स्लोली उन्हें टॉर्चर करता था, कभी कभी घंटों तक। ये उसके लिए एक रिचुअल था, कुछ जल्दी में किया गया क्राइम नहीं। इसी वजह से इन्वेस्टिगेटर्स को भी लगा कि ये किलर काफी कंट्रोल्ड, पेशेंट और अपने प्रोसेस से ऑब्सेस्ड है। बाद में इंटरव्यूज में रीडर ने खुद बताया कि उसे अपने विक्टिम्स को कंप्लीटली पावरलेस देखना और उनका कंट्रोल अपने हाथ में लेना ये सबसे ज्यादा सैटिस्फैक्शन देता था। यही साइकोलॉजी थी जिसने उसे BTK के नाम खुद चूज करने पर मजबूर किया। उसके लिए ये सिर्फ मर्डर्स नहीं थे, ये एक पैटर्न था, एक आइडेंटिटी थी। BTK को अब एक चीज मिल चुकी थी, अटेंशन, और वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उसके लेटर्स में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। वो पुलिस को चैलेंज करता था, मीडिया से पब्लिसिटी मांगता था और चाहता था कि लोग उसके दिए हुए नाम को याद रखें। लेकिन इसी बीच विचिटा में मर्डर्स भी हो रहे थे। अप्रैल 1974 में काथरिया ब्राइट को टारगेट बनाया गया। उस अटैक के दौरान उसका भाई केविन भी मौजूद था, पर वो बच गया। फिर 1977 में शिर्ले वियन का मर्डर हुआ और उसी साल नैन्सी फॉक्स भी BTK की विक्टिम बनी। हर केस के साथ इन्वेस्टिगेटर्स के पास क्लूज बढ़ रहे थे, लेकिन किलर की आइडेंटिटी अब भी मिस्ट्री थी। पुलिस को ये समझ आ रहा था कि BTK रैंडम अटैक्स नहीं कर रहा था। वो पहले ऑब्जर्व करता, फिर प्लान और फिर अपना नेक्स्ट टारगेट चूज करता और क्राइम्स के बाद अटेंशन के लिए वापस आता। लेटर्स, पोएम्स, मैसेजेस, BTK के लिए क्राइम सिर्फ क्राइम सीन्स नहीं थे, वो उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स के नाम से देखता था और हर प्रोजेक्ट के साथ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था। 1985 में उसने मरीन हेड्ज को मारा, फिर 1986 में रिची वेगरलिक और 1991 में डोरलिस डेविस। 3 अलग केसेस, 3 अलग साल, और हर बार इन्वेस्टिगेटर्स के पास वही प्रॉब्लम थी, किलर का कोई क्लू नहीं था। लेकिन 1991 के बाद सब कुछ शांत हो गया। कोई लेटर नहीं,
कोई कंफर्म मर्डर्स नहीं, कुछ भी नहीं। साल गुजरते गए और विजेटा में लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि शायद बीटीके मर चुका है या जेल में है या फिर अपनी पुरानी लाइफ में वापस चला गया है। केस धीरे धीरे ठंडा पड़ता गया और जिस आदमी ने कभी पुलिस और मीडिया को लेटर्स भेज कर अटेंशन मांगी थी, वो अब खुद शांत हो गया था। फिर आया 2004। ओटेरो मर्डर्स को 30 साल हो चुके थे और विजेटा के लिए भी बीटीके अब एक पुरानी ट्रेजेडी थी। लेकिन एक लोकल न्यूज़पेपर आर्टिकल ने उस पुराने केस को दोबारा हेडलाइंस में ला दिया। 2004 में विजेटा पुलिस को एक अनएक्सपेक्टेड लेटर मिला। बीटीके वापस आ चुका था 31 साल के शांति के बाद, और इस बार भी वो अटेंशन के लिए ही आया था। उसने लेटर्स और पैकेजेस भेजना शुरू किया, कभी न्यूज़पेपर स्टेशंस को, कभी टीवी स्टेशन और कभी पुलिस को। उन पैकेजेस में पुराने क्राइम से कनेक्टेड फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट्स और दूसरी चीज़ें थी। मतलब एक बात क्लियर थी, ये कोई कॉपीकैट नहीं था, बल्कि वही इंसान था जिसने 1970s में विजेटा को दहशत में रखा था। बीटीके को लग रहा था कि पुलिस अब भी उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। उसे सालों का कॉन्फिडेंस था, उसने दशकों तक अपनी पहचान छुपा रखी थी। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स भी इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने उसके मैसेजेस को केयरफुली स्टडी करना शुरू कर दिया। हर लेटर, हर पैकेज और हर क्लू। पुलिस का गोल सिंपल था, बीटीके को बात करते रहने दो। जितना ज़्यादा वो कम्युनिकेट करेगा, उतना ही ज़्यादा उसके गलती करने के चांसेस होंगे। फिर एक दिन उसने पुलिस से एक सवाल किया कि क्या वो फ्लॉपी डिस्क के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है। पुलिस ने उसे बिलीव करने दिया कि हाँ, ये सेफ हो सकता है, और बीटीके ने उनकी बात मान ली। उसे लगा वो एक बार फिर पुलिस के साथ गेम खेल रहा है, लेकिन एक्चुअली गेम का कंट्रोल पुलिस के पास आ चुका था। फरवरी 2005 बीटीके ने फ्लॉपी डिस्क भेजी। इन्वेस्टिगेटर्स ने फ्लॉपी डिस्क को सिंपली ओपन करके छोड़ नहीं दिया। उन्होंने उसके अंदर की डिजिटल इंफॉर्मेशन को केयरफुली एग्जामिन किया और फिर एक डिलीटेड फाइल से एक नाम सामने आया, डेनिस। बस एक नाम, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये पोटेंशियली ह्यूज क्लू था। मेटाडाटा ने एक और इम्पोर्टेंट डिटेल पॉइंट की, क्राइस्ट लूथरन चर्च। अब पुलिस के पास एविडेंस के 2 पीसेस थे, डेनिस और एक चर्च। इन्वेस्टिगेटर्स ने चर्च से कनेक्टेड लोगों को चेक करना स्टार्ट किया और एक नाम बार बार सामने आया, डेनिस रेडर, एक मैरिड मैन, 2 बच्चों का पिता और क्राइस्ट लूथरन चर्च का एक्टिव मेंबर। यही नहीं, वो चर्च काउंसिल का प्रेसिडेंट भी रह चुका था। पुलिस के पास अब एक सस्पेक्ट था, लेकिन सिर्फ कोइंसिडेंस के बेसिस पर किसी को बीटीके नहीं कहा जा सकता था। उन्हें कंफर्मेशन चाहिए थी और वो कंफर्मेशन डीएनए से आनी थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने रडार की बेटी से ऑब्टेन्ड मेडिकल सैंपल को क्राइम सीन डीएनए के साथ कंपेयर किया। रिजल्ट ने एक फैमिलियल मैच प्रोवाइड किया। अब इन्वेस्टिगेटर्स के पास एनफ एविडेंस था कि डेनिस रेडर को बीटीके इन्वेस्टिगेशन से डायरेक्टली कनेक्ट किया जा सके। 31 साल से जिस नाम को पुलिस ढूंढ रही थी, वो अब उनके सामने था, डेनिस रेडर। लेकिन रेडर को अभी तक नहीं पता था, पुलिस उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। 25 फरवरी 2005 डेनिस रेडर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। 31 साल तक जिस आदमी को विजेटा के एक अननोन किलर के नाम से जाना जाता था, अब उसकी आइडेंटिटी ऑफिशियली सामने आ चुकी थी। लेकिन अरेस्ट के बाद इन्वेस्टिगेटर्स के पास एक और बड़ा सवाल था, क्या रेडर एक्चुअली बीटीके था? इंटरोगेशन के दौरान रेडर ने इवेंचुअली अपने क्राइम्स के बारे में बताना स्टार्ट किया और फिर उसने कन्फेस किया कि उसने 1974 से 1991 के बीच 10 लोगों की जान ली है, जो केस 31 साल तक एक मिस्ट्री था। अब इन्वेस्टिगेटर्स के सामने उसकी पूरी टाइमलाइन थी। रेडर ने अपने क्राइम्स को प्रोजेक्ट के नाम से रेफर किया था। ये वर्ड उसके माइंडसेट को समझने के लिए इम्पोर्टेंट था। उसके लिए ये क्राइम्स इम्पल्सिव इंसिडेंट्स नहीं थे, वो उन्हें प्लान करता था, उनके बारे में सोचता था और बाद में पुलिस और मीडिया से कम्युनिकेट करता था। यही अटेंशन की भूख जिसने उसे इतने साल तक बीटीके नाम को जिंदा रखने पर मजबूर किया, आखिर में उसकी डाउनफॉल का कारण भी बन गया।
जून 2005 में डेनिस रेडर ने कोर्ट में गिल्टी प्ले एंटर किया और अगस्त में उसे 10 कॉन्सिक्यूटिव लाइफ सेंटेंसेस दी गई। कांसास में उस वक्त इन मर्डर्स के लिए डेथ पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं थी, इसलिए रेडर को डेथ सेंटेंस नहीं मिली। उसे जेल भेज दिया गया और एक केस जो 1974 में एक विचिटा फैमिली के घर से शुरू हुआ था 31 साल बाद ऑफिशियली क्लोज हो गया।